Let's revise communication, chapter number 1 of BCR. Now, beta, communication is such a chapter that it lays the foundation for the entire BCR course. Tabhi, when we are revising, we need to revise the concepts of communication, जो कि हमारे माइंड में absolutely clear होने चाहिए कि अगर कोई inferential question भी पूछा जाए exam में, then we can answer that. We do not have to refer to whatever is written in the notes. Specifically, we can make out what is being asked and basis जो हम revise करेंगे उस पे we can answer any question related to communication. So हमारा basic aim है revision का कि हम अपने concept जो हैं बिल्कुल clear कर ले कि क्या है communication में. दूसरी बात ये है, you know that this is one of the most important chapters. 101% questions do come from this chapter. So we cannot skip this chapter while revising. So let's go over the chapter together. सबसे पहली चीज है, as I have been telling you, any question you begin in communication, just start with the definition of communication. जो कि basic questions हैं हमारे, जैसे what is communication, process, like types of communication. We always begin with a short definition of communication, and वो ही हमारा है. We will revise the definition of communication. So what is communication? Communication is exchange of information, ideas, thoughts, emotions, feelings, behavior between a sender and a receiver through non-verbal and verbal means. A sender, right now is also called an encoder, and a receiver is also called a decoder. So sender and receiver या encoder and decoder are the elements, major elements, people involved in the process of communication. ये आपने पक्का रिवाइज करना है. इसके बेसिस पे आप कोई भी आंसर कर सकते हो अगर क्वेश्चन आ जाता है. ओके, इनके बिना तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि देयर इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. एक्सचेंज तो दो जनों के बीच में ही होता है ना, टू एंड मोर पीपल, राइट? So define communication. Next is हमें देखना है बेटा, लॉजिकली चलना है हमें. पहले हमने पता लगा लिया कि कम्युनिकेशन क्या है, तो उसमें एलिमेंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं. ऐसे आपने जब आप रिवाइज करते हो तब आपने अपनी बुक बंद करके ये सोचना है. सो लेट मी डिफाइन कम्युनिकेशन, लेट मी सी उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, फिर उसका प्रोसेस कैसे होता है. सो आपने अपने स्टेप्स जो हैं उनको रिवाइज करना है अपनी बुक को बंद करके. सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन? Why we communicate, what we are communicating, how we are going to communicate, then transmitting the message, then barriers of communication, then receiving the message, then interpreting the message, then deciphering the message, and then giving a feedback, appropriate feedback. या तो आप इस तरह रिवाइज कर लो, या बेस्ट और अनदर तरीका क्या है, आप अपने माइंड में एक इमेज बना लो कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और मैसेजेस जो हैं वो जा रहे हैं, मैसेजेस आर गोइंग टू एंड फ्रो, एंड ये फीडबैक दे रहा है जो रिसीवर है, राइट? सो और यहां पे बीच में क्या है, हमारे बैरियर्स हैं. सो नंबर 1 स्टेप क्या होगा? व्हाई इज दिस पर्सन कम्युनिकेटिंग, राइट? और क्या कम्युनिकेट करेगा, देन हाउ, कैसे करेगा, फिर क्या ट्रांसमिट हो रहे हैं, मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहे हैं जिनके बीच में आ रहे हैं बैरियर. वंस ये ट्रांसमिट हो गए तो ये रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है मैसेजेस. रिसीव करने के बाद ये क्या करता है, उनको डीकोड कर रहा है. डीकोड करने के बाद उनको समझने की कोशिश करता है, डिसाइफर कर रहा है. ठीक है, डिसाइफर करने के बाद जब वो समझ जाता है, उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, फिर क्या करता है, वो फीडबैक देता है. एंड ये हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है. तो आपने ये जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल याद रखने हैं बेटा. ओके, सो व्हाट डू वी से, दिस इज द प्रोसेस. तो आपने अपनी बुक बंद करनी है, गो थ्रू द स्टेप्स. नेक्स्ट हम क्विकली कर लेते हैं, व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन. अब हम टाइप्स पे आ गए. तो इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं आपको पता है, बेस्ड ऑन द मीडियम, बेस्ड ऑन द टाइप, पर्पस, स्टाइल, है ना.
सो उसके बेसिस पे हमारे कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं। सबसे पहला हमारा क्या टाइप आता है, व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये लॉजिक से आप अपना रिवाइज कर सकते हो। वर्बल कम्युनिकेशन किसको कहेंगे, जिसमें लैंग्वेज, वर्ड, स्पीच यूज होगा, उसको ही वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे ना, ऑब्वियसली। सो दैट इज आवर वर्बल कम्युनिकेशन एंड ये टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, ओरल एंड रिटन। ओरल एंड रिटन क्यों होती है, बिकॉज दोनों में हम लैंग्वेज, टेक्स्ट, स्पीच यूज करते हैं। जहां पे वर्ड्स यूज हो रहे हैं किसी लैंग्वेज के, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट। ये आपने अपने माइंड में रिवाइज करना है। सो लेट्स रिवाइज इट इन इंग्लिश बिकॉज यू आर गोइंग टू राइट इट इन इंग्लिश. So what is verbal communication? Anytime speech, text, language, words are used in communicating or between a sender and a receiver, it is called verbal communication. It is of two types, oral and written communication. So let's take our written communication. सबसे पहले written is obviously when we write, we use pen and paper. So सबसे पहले हमने क्या करना है, define what is written communication. It is pen and paper communication. Then I told you, you must give some kind of example. For example, you are writing, you are taking down notes. एक छोटा सा example दे दो. Taking down notes. And it is one of the most official forms of communication which takes place in an organization. For example, अब यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देने हैं फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर एग्जाम्पल, योर सर्कुलर्स, योर मेमोज, योर ईमेल्स आर एक्सचेंज, योर मैनुअल्स, योर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिटन डाउन. So that is all written form of communication in a business environment. उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, that we have to include how we can improve, make it more efficient. आप सोचो दिमाग से, how you can improve written communication when your grammar is good, your vocabulary is good, your writing style is good, right? That is when you improve your, make it more efficient, your written communication. So ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा. First आपने define करना है बेटा, उसके बाद आपने एग्जाम्पल्स देने हैं, उसके बाद आपने हाउ टू इम्प्रूव देना है इसमें. ओके, ये तीनों चीजें आपकी रिटन कम्युनिकेशन में आती हैं. एंड सिमिलरली यू विल फॉलो द सेम पैटर्न फॉर ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है. सो वो कैसी कम्युनिकेशन होगी, जहां पे हम स्पीच यूज करेंगे, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन है ना, मुंह से बोल के ही हो रही है. सो वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन है. उसके बाद हमने क्या करना है, एग्जाम्पल देना है. फॉर एग्जाम्पल, टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग और कॉलीग्स आर एक्सचेंजिंग सम आइडिया, राइट. सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ आवर ओरल कम्युनिकेशन. देन उसके बाद आपने क्या देना है, फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है, दिस इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर मैंने आपको कोई ऑर्डर देना है या हमने दोनों ने कोई मिलकर डिसीजन बनाना है, सो ऑब्वियसली जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, दैट इज व्हेन ओरल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. उसमें ज्यादा कुछ लिखना है, सोचना नहीं, वी जस्ट डिस्कसिंग. सो oral communication is also the fastest means of communication, and in a business environment it is seen through it is seen in during seminars, lectures, then meetings, right? Then when you have clientele face to face with the client, so you can give any example जो oral communication का है लेकिन professional world से related है. उसके बाद इसमें आपने क्या इंक्लूड करना है, हाउ टू इंप्रूव ओरल कम्युनिकेशन. आप बताओ कैसे करोगे इंप्रूव ओरल कम्युनिकेशन. आपकी vocabulary should be very good, the way of speaking should be good, your tone should be good, then you should have correct grammatical use of the language, and then your speech clarity should be there. जो इसमें लिखा है नहीं लिखा है, फिर भी आप अपने माइंड से सोच सकते हो. तो this is how you revise, okay? You close your book and you are going through each step one by one. So once you have done that, उसके बाद आता है हमारा what is non-verbal communication. अब non-verbal आपको याद है ना बुक में कैसे चल रहा था, verbal communication, then non-verbal communication, then visual aids communication. So non-verbal communication is what? When we are not using speech or language or text, language text, right? लैंग्वेज तो हम यूज करेंगे बॉडी लैंग्वेज, लेकिन स्पीच एंड टेक्स्ट वाली लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे, वर्ड्स नहीं यूज करेंगे. दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑफ 5 टाइप्स. 5 टाइप्स कैसे याद रखी थी हमने, हमारे पास एक्रोनिम है पापास, राइट. सो द फर्स्ट टाइप
P stands for physical non-verbal communication. And वो क्या include करता है? Physical non-verbal communication means your body language, your gestures, your facial expressions, everything to do with how you physically communicate with other people around you. And beta, this makes 58% of impact on the communication. जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, फिजिकल नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज से हम 58% इम्पैक्ट करते हैं ऑन कम्युनिकेशन. So now what happens is, if your verbal and non-verbal communication, that means आपकी body language और आपके words are not matching, then people will not trust you and they will not consider you as an open or a clear personality, honest person, right? If your verbal and non-verbal communication are matching or complementing each other, then it is called effective form of communication, right? ये आपको सोचना है, दिमाग लगाओ. ऑब्वियसली मैं बोल कुछ रही हूँ और मेरी वर्ड्स कुछ और है, टोन कुछ और है, एक्सप्रेशंस कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, सो वो दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, आप मुझे कभी नहीं ट्रस्ट करोगे. ओके, सो फिजिकल. उसके बाद आता है हमारे पास एस्थेटिक कम्युनिकेशन. ए स्टैंड्स फॉर एस्थेटिक कम्युनिकेशन. नाउ एस्थेटिक कम्युनिकेशन कौन सी थी? सो आई टोल्ड यू, योर पोम्स, योर पेंटिंग्स, योर स्कल्पचर्स, ऑल दिस इज अ क्रिएटिव आर्ट्स कम्युनिकेशन, राइट? सो आप अपने माइंड में वो लिख लो. हर चीज को आपने डिफाइन करना है एंड एग्जाम्पल देने हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. सो क्रिएटिव आर्ट्स में क्या हो गया? So your poems, your sculptures, your paintings, your tune, music, all this is a form of creativity which a creator is presenting. So that is communicating to the other people. Okay. Aesthetic, PAP. Next कौन सा था हमारे पास? Paralanguage. Paralanguage का क्या मतलब होता है? That means how we speak is more important than what we speak. That means हमारा tone of voice. टोन में क्या क्या आता है? जैसे मेरा पिच हाई जा रहा है उसमें, ठीक है, वॉल्यूम कितना है, किस स्पीड से आई एम टॉकिंग, कहाँ पॉज ले रही हूँ, कहाँ इन्फ्लेक्शन ऊपर जा रही है, वॉइस नीचे जा रही है. All this is part of para-language communication. And para-language communication has an impact of 38% on entire communication. क्योंकि जो टोन है आपकी वो डिफाइन करती है कि अंडरलाइंग मैसेज या इमोशन क्या है जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो. So what is para-language? Para-language is the underlying emotion in the communication, and it is depicted through the tone of voice, the pauses we take, the pace, the volume, the pitch. Okay, understood? So जरूरी नहीं है आपने बुक की वो करनी है, आपने समझना है कि what exactly is the concept. नॉन वर्बल में क्या होगा जहां हम वर्ड्स नहीं यूज कर सकते? ऑब्वियसली हमारी बॉडी लैंग्वेज होगी, हमारे जेस्चर्स होंगे, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, हम किस तरह से बोलते हैं, टोन होगी हमारी. उसके बाद क्या आता है? क्या हमारे क्रिएटिव थॉट्स होंगे, राइट? एंड देन कम्स आवर अपीयरेंस. उसके बाद हमने क्या पहना होगा, द वे वी ड्रेस अप, द वे वी कम अक्रॉस. सो इफ वी आर फॉर्मली ड्रेस्ड, वी गिव अ obviously we communicate to people that we are working in a professional environment. If we are dressed up casually or in a gym gear, that we are interested in fitness, exercising. So without you saying anything, आप बिना कुछ बोले कितना कुछ communicate कर देते हो अपनी appearance से, right? So अगर आप for example, आप इसमें example हमने लिया था, we go for an interview and we go to a place where it is all formal business environment, and आप वहां पे ट्रेनर्स पहन के चले गए हो या टी शर्ट एंड जीन्स में चले गए, विच इज कैजुअल अटायर. सो कोई आपको चेक नहीं कर रहा है, पर वो ऑटोमेटिकली हमने कम्युनिकेट कर दिया दैट यू विल डिफाई रूल्स, यू डू नॉट केयर, और मे बी यू कम अक्रॉस एज अ पर्सन हु डज नॉट रिस्पेक्ट द रूल्स. सो ठीक है, बिना आपने कुछ नहीं बोला, आपकी अपीयरेंस से पता चल गया. सो योर अपीयरेंस इज व्हाट यू वेयर एंड हाउ वेल ग्रूम्ड यू आर. इट कम्युनिकेट्स टू पीपल a lot about yourself. उसके बाद हमारे PAPA हो गए हैं. नेक्स्ट रहता है हमारे पास S, which are symbols.
What are symbols? Symbols are things we wear, we show, we come across as like brands. हमारे क्या बिलीफ सिस्टम है इससे पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वेयरिंग अ कड़ा और आई टोल्ड यू आई एम वेयरिंग अ चेन, उसमें ओम लिखा हुआ है या एक ओमकार लिखा हुआ है, यू नो व्हाट रिलीजियस बिलीफ आई एम फॉलोइंग, राइट? If I am wearing probably Rudraksh or I'm wearing some kind of symbol which shows I'm wearing a turban, so that shows that I am a Sardar, right? So this is how symbols tell you about our religious beliefs or otherwise our belief system. So many people cover their head when they go into the temple or when they are meeting older people, they cover their head, touch the feet. So ये हमारी traditions है, पर आप देखो ये जो हम behavior है यही हमको depict कर रहा है what our non-verbal body language से हमें बता रहा है. हम कुछ मुंह से नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, right? So symbols they tell you about your belief systems. They tell you also about your social status, also about how conscious you are socially or your economic status. Maybe you're wearing highly branded stuff with a lot of brand names on it. Calvin Klein is written, Gucci is written, all those things वाली चीजें आपने पहनी है, तो that shows okay you are very brand conscious. So that is also a part of symbols. Now once you have understood what non-verbal communication is, verbal जहाँ पे हम अपनी speech use करते हैं, words use करते हैं, और non-verbal जहाँ पे हम अपना behavior, thoughts वगैरह use करते हैं बिना बोले, जो convey करती हैं messages, उनको हम non-verbal कहते हैं, right? This we have now revised. उसके बाद हमारा क्या आता है, what is our formal and informal communication. उसके बाद आ जाता है ना formal and informal communication. Formal and informal communication में क्या हमें पता चलना चाहिए? Formal communication क्या होती है? जो rules and regulations के साथ, obviously we will follow rules and regulations. And informal क्या होगी? जहाँ पे rules and regulation नहीं होगी, जो protocol नहीं follow करेगा. So they are two opposites. However, both of them take place within the organization. This you have to remember. So formal communication is which takes place within the organization following rules, regulations and a protocol. Okay. And इसमें 3 types की communication होती है. कौन कौन सी है हमारी? Vertical, horizontal and diagonal. So you remember vertical कौन सी होती है? When there is a supervisor and a subordinate. So communication between supervisor and a subordinate is vertical communication, and horizontal is when 2 people at the same level, same hierarchy level communicate with each other, and diagonal is 2 people at a different hierarchical level and across the department. Same department में नहीं है, उनके बीच में जब communication होती है और दोनों की different positions है, we call it diagonal communication. Clear? जब आपने ये इसको आंसर करना है, इन केस आपसे फॉर्मली पूछा जाता है, so you give the definition, you give 3 types, you give examples. You have to give an example. If you do not have enough time, make a diagram and then write. यहाँ पे आप देखो, जैसे टॉप मैनेजमेंट सबऑर्डिनेट्स दिया गया है आपको, राइट? सो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के लिए ये आपको डायग्राम दिया गया है. परचेस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, व्हेन दे आर टॉकिंग विद ईच अदर, दे आर एट द सेम हायरार्किकल लेवल. ठीक है, सो उसको हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. और डायगोनल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जब दे आर एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल बट एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट. सो मैनेजर इज टॉकिंग टू समबडी हियर. क्लियर हो गया? तो आप डायग्राम से भी बना सकते हो. उसके बाद है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल क्या होती है? विच डज नॉट फॉलो एनी प्रोटोकॉल, फॉलो एनी प्रोटोकॉल्स, रूल्स, रेगुलेशंस. इट इज अ सोशल इंटरैक्शन. जब सोशल फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन होता है एम्प्लॉइज के बीच में ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम इनफॉर्मल बोल देते हैं. ये कहाँ होगा? अब आप खुद ही सोचो. यू हैव डिफाइंड, नाउ यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ सोशल इंटरैक्शन. So you are having coffee together, you're having lunch together, or you meet at a place, socially, you are having some kind of team meeting. So, yeah, corridor mein mil gaye, chit-chatting together. So that is a social interaction amongst people, जिसमें हम कोई rules and regulation नहीं follow करते हैं, कोई protocol नहीं follow करते हैं. And इसका one major form of communication is grapevine communication. Why हम कहते हैं इसको grapevine communication? बिकॉज एक
जो इंसान है वो 10 लोगों से बातें करता है, वो फिर उससे जो है जो पूरी हमारी गॉसिप होती है वो ऐसे स्प्रेड करती है जैसे अंगूरों की बेल होती है, राइट? एक बंदा शुरू करता है और वो सब जगह चली जाती है. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन. इट इज मोर और लेस लाइक रूमर मेकिंग और गॉसिपिंग. क्लियर हो गया आपको? सो वी हैव रिवाइज्ड दिस. सो वी नेक्स्ट इज, उसके बाद इफ यू रिकॉल, वी नीड पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन और नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन. नेटवर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो पैटर्न फॉलो करते हैं? कौन सा पैटर्न डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन. यू रिकॉल, लेट्स गो ओवर इट विदाउट लुकिंग एट द बुक, विदाउट लुकिंग एट आवर नोट्स. सबसे पहला हमारा कौन सा था? वर्टिकल. Vertical, you know very clearly, supervisor and subordinate. It could be anybody, like a CA talking to his clerk. So that is our vertical communication. और ये क्या होगा? Two way होता है हमेशा, right? Two way होता है ना ये communication, obviously. So it is two way communication. And इसमें क्या? सबसे पहले आपने डिफाइन करना है, आपने डायग्राम बनाना है. आपके माइंड में डायग्राम बना हुआ है, आपने लिख दिया, ये देखो. I'll just show you a quick diagram. सो ये चेन वाला ले लेते हैं हम. ओके, इसमें अगर मैं सिर्फ इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ले लूं, सो ये मेरा वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गया, राइट? सो दिस इज टू वे कम्युनिकेशन. तो अब आप बताओ इसमें क्या क्या एडवांटेजेस आपको दिखते हैं? यू हैव टू, व्हेन वी आर डूइंग नेटवर्क, you have to think about the advantages and disadvantages. So what are the advantages of network of vertical communication? Quick communication, quick decision making है. There is less chances of distortion of messages, right? And everything is good about. Advantage ही advantage है vertical communication की. Clarity is more here. Then उसके बाद हमारा आता है कौन सा communication? Circuit वाला. याद है जिसको हम horizontal भी बोलते थे, but circuit communication, right? Circuit communication is like this circle or circuit communication, where different people at the same level, hierarchical level same है उनका, पर different department से भी हो सकते हैं, same department से भी हो सकते हैं, when they communicate with each other. इनकी hierarchical level different नहीं है, इनके same है. So उसको हम बोलते हैं circle communication और circuit communication. एंड इसका क्या एडवांटेज है? सेम जो वर्टिकल का है, बिकॉज इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन. क्विक डिसीजन मेकिंग हो सकती है, डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज भी कम होगा, एंड इट्स मोर इकोनॉमिकली वायबल. टाइम जो है वो भी सेव होता है हमारा विद सर्किट कम्युनिकेशन. ओके, यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू द एंटायर चेन टू स्पीक टू अ पर्सन ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट. क्लियर? देन थर्ड फॉर्म हमारा कौन सा था? चेन नेटवर्क. सो चेन नेटवर्क कौन सा है हमारा? This is a chain network. If you see, this is a chain network. So ये single chain है, it can be many chains also. तो chain network का main aim क्या है बेटा? ये सबसे पहले आपने बताना है, chain network follows a strict chain of command. ठीक है? strict protocol follow करते हैं कि हर जो hierarchical level है उसमें से communication pass होके जाती है. So it involves each hierarchical level. Communication is, information is passed through each communication level, hierarchical level, and it is strictly followed. तो इसके ये कहाँ हो सकती है? आपको बताओ, इतनी स्ट्रिक्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ चाहिए हमें? जहां पे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जहां पे हाई डिसिप्लिन चाहिए. सो ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो चेन नेटवर्क, चेन पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन. एंड इसके क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, डिसिप्लिन मेंटेन करती है. नंबर 2, क्या हो सकता है? Then each and every person is involved, so there is transparency of communication. Okay, and number 3, और क्या है? That there is time for decision making. Everybody's point of view is probably taken into consideration because सबको पता है क्या चल रहा है. Okay, and इसके disadvantages आपको क्या लगते हैं? Every time बहुत सारे लोग involve हो जाते हैं communication में, तो क्या होता है? Distortion of message, delayed decision making, right? एंड जिससे डिले डिसीजन मेकिंग हो जाती है और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के पास होने में इतना टाइम लग जाता है, सो इट बिकम्स मोर टाइम कंज्यूमिंग. सो इफ इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, देन व्हाट हैपेंस इज, देन इट बिकम्स लेस इकोनॉमिकली वायबल.
ठीक है, ये तो आप कॉमन सेंस से सोचो, आपने एक बार डायग्राम ड्रॉ कर दिया और आपने उसमें लेबलिंग कर दी, आप खुद ही सोच सकते हो, डिफाइन एंड देन एग्जाम्पल एंड देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आफ्टर चेन क्या था हमारे पास, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। व्हील एंड स्पोक नेटवर्क क्या होता है हमारा, wheel and spoke network means that it is a leader centric network. You remember, it is leader centric, and here the communication takes place between the leader and the team members. But आप यहाँ पे क्या देखते हो, the team members formally do not communicate with each other, so they are directly in communication with the leader and formally they do not have much interaction. Therefore ये कहां पे सक्सेसफुल हो सकता है, अब एक लीडर है उसके पास कितने लोग वो मैनेज कर लेगा, 50 तो नहीं कर सकता, सो दिस इज मोर वायबल फॉर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का आप एग्जांपल दे सकते हो खुद, कोई बुटीक हो गई, कोई शॉप हो गई, कोई एकेडमी हो गई छोटी सी, कोई डॉक्टर का छोटा क्लिनिक हो गया, राइट। सो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव मैक्सिमम 20 पीपल, 20 to 25, उससे ज्यादा नहीं, दिस इज मोर सक्सेसफुल। एंड सिंस इट्स लीडर सेंट्रिक, इसके आप एडवांटेजेस सोचो, खुद बताओ। सो क्या होते हैं एडवांटेजेस, दैट वर्टिकल वाले के एडवांटेजेस होंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग, लेस चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज, राइट, एंड द पर्सन हु इज टीम मेंबर फील्स दैट द लीडर इज डायरेक्टली अप्रोचेबल, राइट। सो लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या हो गए, डिसएडवांटेज हो गए, अभी ये तो एक ही पर्सन पे डिपेंडेंट है, लीडर सेंट्रिक है, सो if the leader is not competent, the team suffers. If the leader is highly stressed out, the team suffers. So it is really, really too dependent on the leader, right? And it becomes too much for a leader to interact with each and every person and give them directions and give them inputs. So it becomes little too much for the leader, but it's highly dependent on the leader, okay? उसके बाद लास्ट हमारा कौन सा था, फिफ्थ पैटर्न हमारा स्टार नेटवर्क। सो व्हाट डज स्टार नेटवर्क मीन, आप देख रहे हो इसमें ऑल द एम्प्लॉइज आर टॉकिंग टू ईच अदर फॉर्मली ऑल्सो। सो दिस इज किस लिए इंपॉर्टेंट होगा, दिस इज फॉर टीम कोहेसिवनेस, टीम स्पिरिट, इंक्लूसिव। अगर सारे लोग एक साथ डिसीजन ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं, there is transparency, there is two-way communication happening between team members, so what happens is it enhances team spirit, so वो उसके लिए अच्छा है, and it's not too dependent on the leader, सब कुछ ही leader के through जा रहा है, no, so this is also good for big organizations. Clear हो गया अब आपको? So this is how we have revised our communication of network. So next देखते हैं हमने कैसी रिविजन की, एक ये मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं, लेट्स सी। सो वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इफ यू कैन नोटिस, चेन नेटवर्क, व्हील एंड स्पोक, सर्किट, स्टार, वर्टिकल। वी हैव आर 5 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर गिवन, जो हमारे नेटवर्क पैटर्न है, हमने रिवाइज कर लिया है, अभी हम देखते हैं हमें कुछ पता भी है कि नहीं। सो व्हाट एनकरेजेस, विच वन एनकरेजेस टीम वर्क क्विकली, स्टार नेटवर्क, वेरी गुड, ओके। उसके बाद कॉलीग्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कॉलीग्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जब बात करते हैं तो क्या होता है, वो कौन सा नेटवर्क बन जाता है, वो हमारा, वी हैव सर्किट नेटवर्क, राइट, ओके। so let me just make it like this. उसके बाद है हमारा followed in government organizations, which one, chain of command, chain network, so followed in government organizations. Then next, upward and downward communication कहाँ होता है, you know it, vertical, so great, vertical communication. And हमारा last is wheel and spoke रह गया और leader centric. We know that wheel and spoke and leader centric communication. So अगर आपको ये समझ आ गया, then you know network, आपकी ये clear हो गया concept and you know how it is to be written. Great. Now let's move on to what is effective communication. उसके बाद आता है, so आपको question भी आ सकता है, what is effective communication? So you can see that effective communication हमने क्या किया था, 7 C's of communication. Let's go over those 7 C's. Clarity,
concise, concrete, coherent, complete, courteous, comprehending. So clear में क्या था? That it has to be clear. आपने लिखना है. अगर आपको effective communication के बारे में पूछा जाए that how can you make a communication effective, or what is effective communication, or what are characteristics of effective communication, तो वो ये 7 C's होते हैं. बेटा इन 7 C's को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए आपने लिखना क्या है. समटाइम्स जैसे एग्जाम में एक पर्टिकुलर सी के बारे में पूछ लेते हैं, राइट, या उसके ऊपर बेस्ड कोई इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन आता है, तो यू शुड नो व्हाट इट मींस. सो क्लैरिटी, क्लियर होना चाहिए. क्लियर का क्या मतलब? दैट मीन्स स्पीच, मैसेज टोटली क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए व्हाई वी आर कम्युनिकेटिंग एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट. कंटेंट क्या होगा उसमें? कंसाइज होना चाहिए, दैट मीन्स ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कोई इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, कोई इररेलेवेंट वर्ड्स नहीं यूज होने चाहिए. देन इज कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट का क्या मतलब है? कॉन्क्रीट का मतलब है कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होना चाहिए, राइट. यू कैन नॉट जस्ट टॉक नॉनसेंसिकल, सो इट हैज टू बी बैक्ड बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स. ऑलराइट, the information needs to have some basis to it before you make it public, or before you send it across to the other person. Coherent, word coherent का क्या मतलब होता है? Logical sequential order follow होना चाहिए. Okay, complete means the information which the receiver receives should be complete. उसको उस सारी information मिलनी चाहिए जो उसको जरूरत है. No information should be withheld which can lead to miscommunication. Then courteous means that the communication has to be always polite and respectful. Comprehending means that the information should be, we need to listen to understand the information. We need to comprehend. जब कोई कुछ हमें information दे रहा है, we have to understand more than just try to give answer for that particular thing. राइट, हमें रिबटल नहीं अपने माइंड में बनाना है, बट वी हैव टू लिसन टू अंडरस्टैंड. वी हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट द पर्सन हु इज रिसीविंग, अगर हम सेंटर हैं तो जो सुन रहा है उसको भी समझ आ रही है कि नहीं. सो कॉम्प्रिहेंडिंग इंक्लूड्स ऑल दिस. इसके अलावा भी 2 और पॉइंट्स थे. कौन कौन से हैं हमारे पास? इमोशनल फोकस एंड अटेंशन एंड इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल. So focus and attention का क्या मतलब होता है? There are so many distractions in the environment, so many barriers are there. We have to really focus on keep our attention to the communication. कान खोल के सुनना चाहिए हमें. Again we need to listen and not hear only कि हाँ जी कोई बोल के चला गया हमें समझ नहीं आई. So we have to maintain lot of focus and attention. And वो कैसे होता है? When we keep nodding, when we maintain eye contact, all those things. Okay. इमोशनल अवेयरनेस इन कंट्रोल का क्या मतलब होता है? वी शुड बी अवेयर ऑफ हमारी इमोशनल उस दिन कंडीशन कैसी है, एंड वी शुड बी, और दूसरा जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं जो रिसीवर है, हाउ दैट पर्सन्स इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड इज, एंड वी शुड ट्राई टू कंट्रोल आवर इमोशंस. वी शुड बी इन कंट्रोल ऑफ आवर इमोशंस व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग प्रोफेशनली. क्लियर हो गया आपको? सो ये है हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एंड लास्ट इसमें क्या थे? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो क्वेश्चन है इसमें, लेट्स रिवाइज. व्हिच कम्युनिकेशन बैरियर्स आर फेस्ड बाय एमएनसीज? मल्टीनेशनल कंपनीज कौन कौन से कम्युनिकेशन बैरियर फेस करते हैं? सोचो. So since multinational है, so many different type of people coming from all across the globe, so cultural barrier तो definitely होगा. And then लैंग्वेज बैरियर होगा. सो कल्चरल बैरियर क्या होता है? जो कि उनकी ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, लाइफस्टाइल का बैरियर होता है. एंड लैंग्वेज बैरियर होता है द वे वी टॉक, द काइंड ऑफ लैंग्वेज वी यूज, डिफरेंट वर्ड्स मीनिंग डिफरेंट, एंड मे बी लैंग्वेजेस वी डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज, राइट. सो दैट दीज 2 मेजर बैरियर्स विल बी फेस्ड. सो जब आप बैरियर्स कर रहे हो, व्हाट डू यू हैव टू? You have to define the barrier. So you will define cultural barrier, you will define language barrier. उसके बाद how we you can probably give an example, and उसके बाद how can we overcome this. So cultural barrier, how can you overcome? When you are more tolerant and open and respectful towards different cultures and try to learn more about their cultures, right? And people whom you are interacting with. And language barrier कैसे होता है?
जो आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, 7 C's, कीप इट सिंपल, कीप इट ब्रीफ, कीप इट to the point. All these things will reduce your language barrier. Okay, next question, how can you reduce physical barriers in an organization? अब physical barriers कौन से होते हैं? जो environment पे होते हैं, उनको आप कैसे? So we will define what physical barriers are which are present in the environment of an organization. Could be your distance between employees, or the noise level, the ventilation, the temperature, the kind of seating arrangement, and the glare of the computer. All these things are your physical barrier जो एक environment में हो सकती हैं. तो इनको आप कैसे reduce करोगे? By providing better infrastructure and ensuring that all employee needs are met with. They have a comfortable, conducive environment to work. Obviously, आप जब स्कूल में थे, लाइट चल जाती थी, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है और इतनी गिचमिच हो रही है, क्या पढ़ने का मन करता था? नहीं ना. So we need to improve the infrastructure where the person is working. Okay, explain what are the barriers in communication. So इसकी क्या, अगर आपको आता है explain 5 barriers of communication, so what do we say? What are barriers? They are hindrances or obstacles in the process of communication which lead to miscommunication or conflict. ठीक है ना, समझ आ गई बैरियर क्या है, अड़चने हैं. एंड व्हाट आर दीज टाइप्स? आपको 5 बैरियर तो बेटा बिल्कुल याद रखने चाहिए. तो लेट्स जस्ट गो ओवर ऑल द बैरियर्स. हमारे पास कौन सा एक्रोनिम है? आई टोल्ड यू, एप्पल गॉट पीसी. सो वी हैव दिस. A stands for, let's quickly go over. A stands for attitude barrier, P for physical barrier, then P for perceptual barrier, then L for language barrier, then E emotional barrier, then G for gender barrier, O for organizational barrier, T for technological barrier. Then we have P again for psychological barrier. Oh, we have done psychological, physiological barrier, and C for cultural barrier. And आपको इन सब की एक एक लाइन की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए. इसमें क्या क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एंड हाउ टू ओवरकम ईच बैरियर. Okay, so this is how we revise our chapter 1. I hope the concepts are absolutely clear in your mind, and you can कुछ भी आ जाए इससे related, you can easily write. Let's revise our comprehension passage and Pressy writing together. Why? Because lot of children do get confused in दोनों के साथ कि ये भी ऐसे ही लिखना था, इसमें भी summary थी और Pressy, इनमें फर्क क्या है? So we'll revise them together. Therefore, there will be clarity of thought completely. और हमें पता चल जाएगा step by step हम दोनों में कैसे differentiate करें. Okay? So let's first take a strategy to master comprehension passage. आपको ये हमेशा question number 1 होता है बेटा. Passage दिया जाता है एक comprehension passage, उसमें questions दिए जाते हैं और आपने वो questions को attempt करना होता है passage पढ़ के. ठीक है. So the first step in attempting comprehension passage is to read the questions. Number 1, हमने क्या करना है? सबसे पहले questions को हमने read कर लेना है thoroughly, और हमने उन questions को underline करके हमने देख लेना है इसमें मैंने why पूछना है, इसमें क्या important idea है. ठीक है. जो भी क्वेश्चन है, अगर उसमें synonyms पूछे हैं, phrases पूछे हैं, वो सब आपने underline कर लेने हैं. तो क्या क्या मैंने इसमें से आंसर करना है आराम से. देन आपने सेकंड उसका स्टेप होता है, देन यू गो एंड रीड योर पैसेज. अब आपने ध्यान से अपना पैसेज जो है उसको पढ़ना है. एंड व्हाइल रीडिंग द पैसेज यू हैव टू स्कैन एंड स्किम. दैट मीन्स आप स्कैन करोगे कीवर्ड्स के लिए जो कि मैचिंग कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस के साथ. क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स थे उसके साथ जो मैच कर रहे हैं उनको आप अंडरलाइन करते जाओगे पढ़ते हुए. अनदर थिंग इज, बिकॉज अगर आपको पूछा गया है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, अगर पूछा गया है कि यू हैव टू राइट अ समरी फॉर दिस, देन यू विल राइट द सेंट्रल आइडियाज को भी जो आपने अपनी समरी में इंक्लूड करना है उनको अंडरलाइन करोगे. क्लियर हो गया अब आपको? So you will scan for keywords जो आपके questions में है, and you will underline for
कीवर्ड्स को आप, व्हाट आई डू इज आई एनसर्कल द कीवर्ड्स जो हम मेरे स्कैनिंग के टाइम पे जो मेरे क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, और जो मैंने समरी में आइडिया डालना है, आई अंडरलाइन दोज आइडियाज। ठीक है, क्वेश्चंस को आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, फिर आप देन अगेन यू गो बैक टू योर क्वेश्चंस एंड यू विल गो थ्रू द क्वेश्चन वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, वेदर इट इज अ लिटरल क्वेश्चन। लिटरल होता है कि वो आपने वो सेम टू सेम उठा के उधर से ही ले लेना है, उसमें कोई आपने अपना आइडिया नहीं डालना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डालना है। सो यू विल टेक द लिटरल क्वेश्चन, वैसे ही लिख दोगे। अगर तो वो इन्फरेंशियल क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया है, या आप उससे क्या समझ रहे हो, देन यू विल राइट इन योर ओन वर्ड्स और राइट योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। Synonyms and antonyms, अगर आपको नहीं पता उनका मीनिंग, देन सी इन द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ या पैसेज या लाइन जो सेंटेंस दी गई है उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखो। वो उसमें जनरली आपको ऑप्शन दी जाती है सिनोनिम्स में कि इन चारों के बीच में से या इन दोनों के बीच में से इसका मीनिंग फाइंड करो। ठीक है, या फिर आपको कोई फ्रेज दिया जाता है, उस फ्रेज का मीनिंग जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है उसमें से ढूंढो। सो ट्राई टू सी इन द इंटायर कॉन्टेक्स्ट। वो आपने कर लिया, उसके बाद आपको आता है, अगर उसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, डू राइट द समरी ऑफ दिस पैसेज, देन समरी ऑलवेज रिमेंबर इज 25% ऑफ द गिवन पैसेज। ठीक है, आपकी 25% विच इज योर 1/4 ऑफ द गिवन पैसेज। वो आपने कैसे काउंट करनी है, अपने वर्ड्स फर्स्ट लाइन के काउंट करने हैं और कितनी लाइन्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना है एंड उसी के हिसाब से उसका 1/4 निकाल के आपने लिख लेना है। सो व्हाट आई डू, फॉर एग्जाम्पल मेरी फर्स्ट लाइन में, मेरी हैंड राइटिंग में अगर 5 वर्ड्स आते हैं और मैंने 100 में करना है उसको, सो 100 वर्ड्स में करना है, सो व्हाट विल आई डू, 500 डिवाइडेड बाय 5, 20 लाइन्स। तो मैं उनको 20 लाइन्स काउंट करके वहां पे एक हल्का सा मार्क लगा लेती हूँ कि भाई इतने में मुझे खत्म करना है। सो आई नो दैट आई हैव टू फिनिश इट विद इन, आई कैन नॉट एक्सीड word limit and I do not want to be less than, I do not want to write less than the word limit. So I have to stick to the word limit. That is the criteria. Okay. So summary is always 25%. And remember, summary में you can use your own ideas. क्या आप inference निकाल रहे हो? What do you think about the passage and how you have read this passage and what is your point of view? You can write that and you can write it in any which way you want. You can use present tense, whatever. Okay, but no abbreviations, no short forms. बहुत सारे बच्चे short forms लगाने लग जाते हैं, वो नहीं लिखना है। Okay, clear? So ये तो था आपका comprehension passage को करने का। बेटा इसकी रिविजन 2-4 पैसेज उठाओ कहीं से भी and just practice those passages while writing. लिख कर प्रैक्टिस करने से you will get a fair amount of idea how much time do you take and how good you are at reading the passages. अब हम देखते हैं what is the difference between passage writing का जो summary है and précis writing. So we will revise a précis writing. Number 1 is, let's take a look at the strategy for précis writing. आपको again एक passage दिया जाएगा, बड़ा सा comprehension passage. आपने क्या करना है, इसमें questions नहीं होंगे. So you do not have to answer any questions. You have to write a précis of the given passage. That means you have to write a brief, concise, precise note of the given passage. हाँ, हालांकि ये note making नहीं है, इसको पूरा sentence में लिखना है आपने. So what you will do is you will first underline the keywords and ideas जो कि आप précis में use करना चाहोगे अपने. सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सोचते हो कुछ इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज अप टू यू. सो यू विल अंडरलाइन द कीवर्ड्स, द की आइडियाज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज फ्रॉम द पर्टिकुलर पैसेज. आई वुड सजेस्ट omit irrelevant information because you have to stick to the word limit. जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल पैसेज की जरूरत नहीं है, उसकी मीनिंग सेंट्रल आइडिया देने में या मीनिंग में उसमें ऐड करने में, omit that irrelevant information, उसको leave out कर दो. ठीक है. Always in précis बेटा use indirect speech. Indirect speech का क्या होती है, she said that, he said that.
ठीक है, वो वाली इनडायरेक्ट स्पीच होती है। दैट मीन्स अगर उसमें कहीं पे भी कोटेशन मार्क्स हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन आपके पैसेज में, गिवन पैराग्राफ्स में, तो आपने वो नहीं यूज करने हैं, आपने दैट यूज करना है। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच। Also, Pressy is always written in third person. That means आप बता रहे हो वो अकाउंट, अब वो तो लिख दिया ऑथर ने, so you are saying, so you will always use third person from your point of view. So third person आप हो, so कैसे लिखोगे? He said, the author said, she said, they said. That is your third person account. All right. So आप ऐसे present tense में लिख दोगे कि मैंने सोचा, I did this, I went there. No. He went there, the author went there, और अगर कोई नाम दिया गया है, Ricky went there, okay? And ये हमेशा past tense में होती है. Pressy is always written in past tense, like they knew about it, they supposed, ed, उसका third form लगता जाता है verb का, okay? So it is in the past tense. Tense याद रखना, past tense में was verb में चला जाएगा. So ये चीज आपने प्रेसी में बहुत ध्यान से रखनी है, अदरवाइज यू विल एंड अप लूजिंग मार्क्स, राइट? रिमेंबर वन थिंग, जो कोट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, दे विल रिमेन इन प्रेजेंट टेंस. अब फैक्ट है सन राइजेस इन द ईस्ट, उसको तो सन वाज राइजिंग इन द ईस्ट तो नहीं करोगे आप, सन एवरी डे राइजेस इन द ईस्ट. सो दिस इज अ फैक्ट दैट विल स्टे इन द प्रेजेंट फॉर्म. In Pressy, you will use your own words. Copy paste नहीं करना है. Even summary में भी copy paste नहीं करना है. ये याद रखना, अपने own words लिखने हैं. ठीक है? Own words तो लिखने हैं, पर idea आप Pressy का ही रखोगे. You cannot put in any new idea. Remember this. इन प्रेसी यू कैनॉट, को क्या इंफरेंस निकाल रहे हो आप खुद, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो नहीं लिखोगे प्रेसी में. यू विल स्टिक विद द आइडिया ऑफ द गिवन पैसेज. यू विल फॉलो द सेम सिक्वेंशियल ऑर्डर. जो फर्स्ट में मैसेज है वो भी आपकी प्रेसी में फर्स्ट में ही आएगा, जो बीच में है वो बीच में ही आएगा. ऐसे ही चलना है, अपने ऑर्डर फॉलो जरूर करना है. क्लियर? यू कैनॉट haphazardly write कि नीचे वाला पोर्शन ऊपर लिख दिया, ऊपर नीचे. No. Use your own words, use indirect speech, use past tense, and use third person account, and follow logical sequential order. Order पक्का करना है. And Pressy is always 33% of the given passage. That means 1/3 of the given passage. जो भी आपको passage दिया है उसका 1/3. ऑल राइट, क्लियर हो गया? अब डिफरेंस बिटवीन समरी, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को कैसे टैकल करना है और प्रेसी को कैसे हमने टैकल करना है. क्लियर है अब आपको? वेरी गुड. सेंटेंसेस रिविजन चैप्टर 2 जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारा ग्रामर पोर्शन इसी चैप्टर से आता है. इस चैप्टर में बहुत कुछ है करने के लिए, एंड इट इज हाईली स्कोरिंग, राइट? बट आपने घबराना नहीं है. व्हेन वी आर रिवाइजिंग, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे. जिन टॉपिक्स में आई विल टेल यू कि हाँ बेटा इसको आपने प्रैक्टिस करना है, वो आपने लिख के एंड मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करना है, इवन व्हाइल रिवाइजिंग. रेस्ट वी विल जस्ट रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स. सो लेट्स बिगिन आवर सेंटेंसेस रिविजन. सो फर्स्ट थिंग बेटा, हमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं. इसमें आपको डेफिनेशन किसी भी चीज की नहीं पूछी जाएगी. सो प्लीज डू नॉट डू द डेफिनेशन दैट व्हाट इज अ सेंटेंस, व्हाट इज अ प्रेडिकेट, व्हाट इज अ फ्रेज. नो वे. यू विल नॉट बी आस्क्ड. यू विल ओनली बी गिवन एक्सरसाइजेस टू डू. वो भी 1 या 2 मार्कर्स आपको आते रहेंगे. ईच क्वेश्चन का एक पार्ट होगा वो, राइट? सो दिस इज हाईली स्कोरिंग. ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड. सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट अ फ्रेज इज. फ्रेज क्या है? एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जिनकी सेंस तो बनती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनती है. जैसे ऑन अ टेबल टॉप, ठीक है? एंड फ्रेजेस को मिला के हमारे बनते हैं क्लॉज, जिसमें हमारा कौन कौन से क्लॉज होते हैं? हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज है. राइटली सो, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो शॉर्टेस्ट सेंटेंस बनता है.
इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है, वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं, उनमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी होता है। डिपेंडेंट क्लॉज भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, दैट मींस फ्रेज है, लेकिन वो स्टैंड अलोन बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, उसको हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ही आना होता है टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। एंड ये दोनों जो हैं वो मिलके बनाते हैं हमारे सेंटेंसेस। बेस्ड ऑन आवर phrases and clause we have sentences। sentences के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक सेंटेंस की सीक्वेंस हमें हमेशा याद रखनी है, वो क्या होती है? SVO। ऑलराइट, एंड SVO stands for subject verb object। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है, और वर्ब उसका मेन वर्ब जो होता है वो होता है जो सब्जेक्ट का एक्शन बताता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट का एक्शन रिसीव करता है, राइट। सो हमारी सीक्वेंस हमेशा ऐसे रहती है, और सब्जेक्ट का एक्शन जो रिसीव करता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उस एक्शन का असर जिसके ऊपर पड़ता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी सीक्वेंस बन जाती है SVIO, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये हमारी सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस हमेशा रहती है, ये आपने याद रखना है एक सेंटेंस में। क्लियर हो गया? SVO। ऑलराइट, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास वर्ब्स हैं। वर्ब्स को अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के बेसिस पे हम आगे अपने जो चेंज ऑफ वॉइस करते हैं, चेंज ऑफ स्पीच करते हैं, वो करते हैं, राइट। सो वर्ब्स क्या होते हैं? हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, हमारे अकरेंसेस होती हैं, एंड स्टेट ऑफ बीइंग होता है। जैसे कि बी के फॉर्म्स क्या होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। ये आपने बी के फॉर्म्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ऑलराइट, एंड नोन, बिकमिंग, एक्शन वर्ड्स हो गए, ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंक, जंप, ये सारे हमारे वर्ब वर्ड्स हैं। अब वर्ब्स की भी बहुत सारी कैटेगरीज है डिपेंडिंग ऑन कैसा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है और वर्ब का क्या फंक्शन है एक सेंटेंस में, ठीक है। सो वी विल जस्ट अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जिनको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, और ये सब्जेक्ट का वर्ब होते हैं। They tell you about the tense of the sentence. They talk about whether the subject is singular or plural. ठीक है, ये याद रखना है आपने। और एक और बात क्या याद रखनी है? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ड मेन वर्ब उसके साथ आता है उसके पीछे हम एस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम स्लीप्स, ठीक है, तो हमारा एस लग जाता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, दे स्लीप, तो हमारे वर्ब के पीछे एस नहीं लगता है। ये आपने याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जो मेन वर्ब होता है वो हमें ये बताता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं हमारे? इनफिनिट, इनफाइनाइट वर्ब्स, पार्टिसिपल एंड जेरेंड्स। ये ना हमें सब्जेक्ट की नंबर बताते हैं, वेदर इट्स सिंगुलर और प्लूरल, ना हमें बताते हैं कि टेंस क्या है। ये जो मेन वर्ब के अलावा वर्ब्स आते हैं उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? ये हमारे हेल्पिंग वर्ब से जो फॉर्म्स ऑफ बी, हैव एंड डू के साथ आते हैं। इनको याद रखने का एक नाइस एक्रोनिम है, चैड, बी, स्विम। सो ये 23 ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। सारे फॉर्म्स ऑफ बी के क्या फॉर्म्स है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। ये फॉर्म, डू के फॉर्म, हैव के फॉर्म, ये सारे हैव, हैज, हैड है ना। सो ये सारे जो है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स के अनदर पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स
are modals. Modals are again your helping verbs. They help the main verb. उसके साथ आते हैं, लेकिन what do they talk about? They mainly talk about permission, possibility, certainty and necessity. ठीक है? इनमें जैसे कि ought to, should, right, can, may, might, ये सारे हमारे modals हैं. So ये आपको बताते हैं permission, can I come in, may I come in, possibility, it might rain today, it might not rain today, certainty, this should have been done. ठीक है? Necessity, this is ought to be completed by today evening. So ये सारे जो हैं हमारे modals हैं, right? They are part of auxiliary verbs only. But ये हमें mainly इन चीजों की बात बताते हैं. अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वर्ब जो है आपको सिर्फ डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि ये मेन वर्ब है, बाकी ये सारे हमारे रेस्ट ऑफ द प्रेडिकेट में जो वर्ब्स आ रहे हैं वो सारे अदर टाइप ऑफ वर्ब्स हैं, जैसे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, ऑक्सिलरी वर्ब्स है, मॉडल्स हैं. ठीक है? क्योंकि इनके बेसिस पे हमारे रूल्स ऑफ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव बने हुए हैं. Then we have transitive verbs. This is important for you to understand what transitive verbs are. ये verb words हैं जिनके पास एक object है, action जिसके ऊपर हो रहा है, वो पता लग रहा है हमें किसके ऊपर action हो रहा है एक sentence में, तब वो main verb जो है आपका transitive verb बन जाता है. ठीक है? For example, Ram is reading a book. Clear? So राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और is reading क्या है? हमारा वर्ब है. क्या पढ़ रहा है राम? बुक. तो बुक हमारे किसके ऊपर एक्शन हो रहा है? वो हमारा ऑब्जेक्ट है. तभी यहां पे is reading जो है वो हमारा कौन सा वर्ब हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. ठीक है? क्लियर हो गई ये बात? जिस एक्शन वर्ड के पास एक ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं. अगर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, सीधा होता राम इज रीडिंग. ठीक है? क्या रीड कर रहा है? नहीं पता ना, किसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो नहीं पता, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है. क्लियर हो गया आपको? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. क्लियर हो गया अब आपको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब? ओके? और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है? एक्टिव पैसिव में एनीवे व्हेन जब हम रूल्स करेंगे तब करेंगे, अभी आप इतना ही अपने दिमाग में याद रखो. Then we have phrases, we have prepositional phrases, noun phrases and verb phrases. ये जो हैं एक सेंटेंस के अंदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बनाते हैं. prepositional phrase क्या होता है? जो कि preposition से स्टार्ट होता है. prepositions हमारे क्या होते हैं? on, under, in between, behind, right, above, over, off, ये सारे हमारे prepositions हैं. जो फ्रेज इनसे स्टार्ट होता है उसको हम prepositional phrase बोलते हैं. नाउन फ्रेज वो होता है जो नाउन और फ्रेज प्रोनाउन और उसके मॉडिफायर्स हैं, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस में, हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए और कॉम्प्लीमेंट्स, जैसे कि राम हो गया, दे हो गया, देम हो गया, ये सारे हमारे नाउन फ्रेज, इनसे जो बिगिन होते हैं वो सारे हमारे नाउन फ्रेज हो गए. इसके बाद हमारे वर्ब फ्रेजेस होते हैं. वर्ब फ्रेजेस वो फ्रेज होते हैं जो मेन वर्ब के साथ और बाकी हेल्पिंग वर्ब्स लग जाते हैं, उनको हम वर्ब फ्रेजेस बोलते हैं. क्लियर? नाउ आता है व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्स. Complements are which complete
कोई सब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको जो कंप्लीट करते हैं, मीनिंग देते हैं उन वर्ड्स को, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, किसी भी, ये सब आपको डिटेल में इतनी जानकारी आप रिवाइज जरूर करो, बट इतनी जानकारी आपसे पूछी नहीं जाएगी। ये सब आपके बेसिस बना रहे हैं आगे जो आने वाला है हमारा पोर्शन ऑफ ग्रामर। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट के साथ जो लग कर उनको कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, सो गुड बॉय जो है वो राम की क्वालिटी बता रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है। राम इज अ, मेक्स नो सेंस, राइट? सो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग राम गोज फॉर अ वॉक, अ स्ट्रॉन्ग राम डिफीट्स श्याम। ठीक है, सो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, बस इतना आपने समझना है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। नाउ बच्चे, इस पोर्शन ऑनवर्ड्स आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो जाता है, जो कि आपने लिख के प्रैक्टिस करना है। इससे ऊपर जो पोर्शन किया है वो सिर्फ समझना है, वो आपकी जानकारी के लिए, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ टाइप ऑफ सेंटेंसेस उनके फंक्शन एंड स्ट्रक्चर पर बेस करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन वाला सेंटेंसेस देखते हैं। ये 4 टाइप के हैं हमारे: डेक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। डेक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि आपको कोई फैक्ट डिक्लेयर कर रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है। ये फुल स्टॉप में एंड होते हैं। और ऑल सेंटेंसेस, ये प्लीज छोटी छोटी चीजें आपने बहुत ध्यान में रखनी है। ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ओके, सो डेक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप में एंड होता है। ये एक फैक्ट और स्टेटमेंट आपको बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं। आई एम अ टीचर, दिस इज अ फैक्ट, आई एम डिक्लेयरिंग इट टू यू। ठीक है, आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, सो इट्स अ डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव भी बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। देन वी हैव इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपको एडवाइस देते हैं, कमांड देते हैं, या कोई रिक्वेस्ट करते हैं या सजेशन देते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली क्लोज द विंडो, राइट? सो ये मेरा एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, बिकॉज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। आई ऑर्डर यू टू स्लीप एट 10 o'clock इन द इवनिंग। सो वो मेरी एक कमांड हो गई। समझ आ गई आपको? उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि जिनमें की एंड जो क्वेश्चन मार्क में होते हैं, और ये हमें क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर। ठीक है, ये सारे जो हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो कि हमें इमोशंस डिपिक्ट करते हैं, विद जॉय, विद सॉरो, विद हैप्पीनेस, विद यू नो इलेशन, विद सरप्राइज। जो भी इमोशंस को डिपिक्ट करते हैं सेंटेंसेस, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, एंड दे ऑलवेज end in an exclamation, or they have some kind of interjections with exclamation like ouch, oops, wow, hooray, right? So alas, sigh, ये सारे interjections इसमें आती हैं। क्लियर हो गया अब आपको? Now based on the structure of the sentences, we have 4 types of sentences: simple sentence, compound sentence, complex sentence and compound complex sentence. इसको समझने के लिए I'm just going to, so we have 4 categories, right? So सबसे पहले हम simple sentence समझते हैं। simple sentence क्या है हमारा बेटा? is nothing but one independent clause. हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको पता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, एंड स्टैंड अलोन वो एक सेंटेंस है जो और फर्दर नहीं उसको छोटा कर सकते, एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू, गिव यू एन एग्जांपल, राम इज रीडिंग। ऑल राइट, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है।
उसके बाद आता है हमारा कॉम्पाउंड सेंटेंस। कॉम्पाउंड सेंटेंस क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, टू एंड मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज से बना होता है। दैट मीन्स एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम इज रीडिंग एंड राम इज ईटिंग। ठीक है, तो ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं जो अगर मैं बोलूं राम इज रीडिंग, सो इट मेक्स कंप्लीट सेंस। अगर मैं एंड हटा के फिर एक उसका नेक्स्ट पोर्शन बोलूं राम इज ईटिंग, दैट ऑल्सो मेक्स कंप्लीट सेंस। सो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को एंड ने जोड़ा है। एंड क्या है? इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्टेड होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रखने के लिए वी कैन यूज द एक्रोनिम फैन बॉयज फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड एस फॉर सो। ठीक है, सो ये हमारे हो गए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समटाइम्स इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं? सेमीकोलन, कोलन, ये भी लगे हो सकते हैं, जैसे कि राम इज रीडिंग, कॉमा, राम इज ईटिंग। ओके, सो ये भी हमारे दोनों क्या मिला के क्या बन गए? कॉम्पाउंड सेंटेंस। क्लियर हो गया आपको? ओके, ग्रेट। उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है इसमें एक, एंड वी हैव dependent clause, one or more than one dependent clause, because dependent clause तो on its own आ ही नहीं सकता, you know that, तो उसको independent clause तो चाहिए ही। so independent clause तो है उसके पास और साथ में dependent clause भी है। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो किससे कनेक्टेड होते हैं? हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रखने के लिए वी हैव एन एक्रोनिम कॉल्ड द व्हाइट बस। ठीक है, सो आप उसको याद रखने के लिए यू कैन यूज दिस, द व्हाइट बस। क्लियर? ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को मिक्स कर देते हैं। दैट मीन्स वी हैव कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और हमारे पास बहुत सारे डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं, एक से टू और मोर देन टू डिपेंडेंट क्लॉज। सो इट कुड बी एनी काइंड ऑफ सीक्वेंस, सो इट कुड बी लाइक दिस बेटा, right? And what do they have? They have subordinating conjunction and coordinating conjunction as well. तो दोनों and भी हो रहा है उसमें, there भी है, since भी है, so भी है, right? So they are mixture of compound complex sentence they are called. तो उनमें एक two or more than two independent clause and two or more than two dependent clause when connected together with coordinating and subordinating conjunctions, that makes our compound complex sentence. It's very very easy to identify. Mostly बच्चे कहाँ mistake करते हैं? हमारे compound and complex में, क्योंकि उनको ये जो है हमारे coordinating and subordinating conjunction याद नहीं होते हैं। So personally, I would tell you to remember these ones. इनको थोड़े से जो कॉमन वाले हैं उनको याद करो, और याद you do not have to rote learn. When you start practicing, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, okay? Because you will be identifying पहले. Clear? Okay. Now, once we have done our sentences based on structure as well, then we start with our important, most important portion जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में से आएगा, जो आपने पक्का पक्का रिवाइज करना है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट विथ पेन एंड पेपर।
That is our active and passive voice. सबसे पहला concept. So I'm going to put a star here. You have to revise this. ठीक है? एक्टिव वॉइस वो होती है जब कि जो सब्जेक्ट है या एक्टर है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट पर्सन है। और पैसिव वॉइस वो होती है जिसमें एक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस ले लेता है, उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्लियर? एंड अनदर कॉन्सेप्ट जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये दोनों आपने पक्का रिवाइज करने हैं। डू नॉट स्किप देम एट ऑल प्लीज, अदरवाइज यू लूज लॉट ऑफ मार्क्स फ्रॉम द ग्रामर पोर्शन। ओके, एक्टिव वॉइस वो होती है जब एक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट एंड पैसिव वॉइस वो होती है जब एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, now we see what is direct speech and indirect speech. Direct speech वो होती है जो कि quotation mark में आती है, जो कि जो speaker है वो there and then बोल रहा है। indirect speech होती है जो कि quotation mark में नहीं आती है और जो speaker ने तब बोला था उसको कोई और repeat कर रहा है, बता रहा है कि क्या बोला गया था। Okay, so that is the major difference. Now let's take a look at the rules for changing active into passive. This is a 5-star thing concept. You have to practice these rules. So सबसे पहली चीज क्या करते हैं हम? We need to know that अगर आपको दिया गया है change this sentence from active to passive, आपने इसमें क्या करना है? The sequence changes. SVO becomes ROVS, right? सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है एंड ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह। ओके, वी चेंज द सीक्वेंस। देन नेक्स्ट इज जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव में जो सब्जेक्ट है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया है, वो हमेशा बाय वर्ड से इंट्रोड्यूस होता है। सो क्या हो जाता है? OV बाय S। क्लियर? ठीक है, ये सीक्वेंस हो जाती है। नाउ वी डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैसे टेंस चेंज होते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। और ये सारे फॉर्म कौन से लेता है? बी के फॉर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। थर्ड फॉर्म क्या हुआ? जैसे कि मैंने इसमें लिया हुआ है टेक वर्ड, तो टेक का हम लिख लेते हैं। 3 फॉर्म्स क्या है? टेक, टुक, टेकन। ठीक है, तो हमारा थर्ड फॉर्म इसमें क्या है? टेकन। सो ऑलवेज रिमेंबर, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है बेटा। ओके, वंस यू रिमेंबर दिस, रेस्ट इज वेरी सिंपल। कैसे? जब वर्ब एक्टिव वॉइस में, वर्ब एक्शन वर्ड जो है वो फर्स्ट फॉर्म में है, आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में है, तब जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसके आगे क्या लग जाता है? डिपेंडिंग ऑन क्या आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इज, एम, आर प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो क्लियर हो गया? फर्स्ट फॉर्म के साथ लग जाता है इज, एम, आर प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट, अगर आपके एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर प्लस वर्ब का ing फॉर्म है, इज टेकिंग, शी इज टेकिंग अ नैप, ठीक है, ये है, तो क्या बन जाता है? अ नैप इज बीइंग टेकन बाय हर। इज, एम, आर प्लस द कीवर्ड इज बीइंग। जहां पे भी आप ing फॉर्म ऑफ द वर्ब देखते हो, ऑलवेज रिमेंबर उसमें भी बी का ing फॉर्म हो जाता है। दैट मीन्स वर्ब ing फॉर्म in active voice becomes being plus third form of the verb. Okay, clear? Very good. उसके बाद आता है, अगर हमारे पास has, have है एक्टिव वॉइस में एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी है, तब हमारे has, have के साथ हमेशा
लास्ट फॉर्म ऑफ द बी का फॉर्म लग जाता है बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, सो बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है, अगर हमारे पास सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है एक्टिव सेंटेंस में, तो क्या लग जाता है? was, were एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो सेकेंड फॉर्म के साथ भी बी का सेकेंड फॉर्म लगता है। बी के फॉर्म्स याद है आपको? चलो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। is, am, are, was, were, being, been. All right. क्लियर हो गया अब आपको? राइट। सो आप यहां पे क्या देख रहे हो? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द बी का फॉर्म लग जाता है। क्लियर? एंड आएगा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा। उसके बाद अगर आपका एक्टिव वॉइस में was, were एंड वर्ब का ing फॉर्म है तो क्या बनेगा? was, were, being एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहां पे हमारा ing फॉर्म है। क्लियर हो गया? हाउ इट इज मेकिंग सेंस नाउ? अगर हमारे एक्टिव वॉइस में हैड एंड ऑलरेडी पास्ट में है वर्ब, तो क्या बन जाएगा? हैड एंड बीन। पास्ट में है ना वर्ब, सो हमारा क्या लग जाएगा? बीन। वर्ब का बी का भी पास्ट फॉर्म। नाउ वी विल सी द फ्यूचर में अगर है विल, शैल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है टेक, तो क्या बन जाएगा? विल शैल बी टेकन। बी लग जाएगा बेटा यहां पे। सो विल शैल के साथ क्या आ जाएगा? बी का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वो। जैसे कि शी विल टेक अ नैप विल बी टेकन बाय हर। क्लियर हो गया? ओके। सो ये अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो 90% ऑफ द रूल्स आपको समझ आ गए। लेट्स टेक अ लुक एट हाउ प्रोनाउंस आर चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। सो अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो वो पैसिव में क्या बन जाता है? मी। अगर एक्टिव वॉइस में वी है तो वो पैसिव में बन जाता है अस। यू जो है वो सेम टू सेम रहता है। दे, देम, ही, हिम, शी, हर, it remains it. Okay, so I, me, we, us, you and it remain the same, you and it, he, him, she, her. Please remember this. Okay, now let's take a look at interrogative sentences. Now अच्छा, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक सेंटेंस में, दैट मींस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, तो आपके पास दो पॉसिबल सेंटेंसेस बन सकते हैं, दोनों राइट होंगे। आप बाय जो है वो आप जो बाय तो आपका सब्जेक्ट के साथ ही रहेगा, है ना? जैसे कि SVO था, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में? OVS में। सो ये S तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर यहां पे दो हैं हमारे पास, SVIO है, सो आपका सेंटेंस ईदर इट कैन बिगिन विद I ये हो जाएगा फॉर्म, और इट कुड बी, और इट कैन बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होके ऐसे। क्लियर हो गया? सो ये आप याद रखना, वो दोनों सेंटेंसेस आपके करेक्ट हैं। नाउ वी डू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनको हमें एक्टिव से पैसिव में करना है। उसके लिए हमें रूल्स क्या याद रखने होंगे? हमेशा ये याद रखना, डू के जो फॉर्म्स है, डू, डिड, डज, वो कभी नहीं आते हैं पैसिव वॉइस में। उसकी जगह क्या लग जाता है? इज, एम, आर एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है? क्लियर? सो डू, डज जो है वो कभी नहीं आते, डू, डज, डिड जो है वो नहीं आते हैं पैसिव फॉर्म में। उसके बाद अगर आपके क्वेश्चन सेंटेंस शुरू हो रहा है इज, एम, आर से, तो और वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो आप भी
इज एम आर ही रखोगे लेकिन उसमें बीइंग लग जाता है, मेन क्या लगता है, बीइंग इज लग जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? सो डू डज डिड की जगह क्या आ जाता है, इज एम आर एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर इज एम आर है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इन द पैसिव सेंटेंस। अच्छा, और पैसिव वॉइस में बेटा हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है, डोंट वरी अबाउट दैट, वो इनडायरेक्ट में नहीं लगता, ठीक है। अगर आपका एक्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन जो है वो शुरू हो रहा है हैव हैज हैड से, तो क्या आ जाएगा, हैज हैव हैड बीन आ जाएगा आपका पैसिव वॉइस में, ठीक है। और कुछ नहीं आप बदलोगे, वर्ब थर्ड फॉर्म में ही आएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म में। सो आपने ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है व्हेन यू आर रिवाइजिंग। हैज हैव हैड है तो क्या बन जाएगा, हैज हैव हैड हमेशा बीन ही लगता है, ओके। अगर हमारे वर्ब वर्ड्स हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, दैट मींस चैट बी स्विम वाले वर्ड्स हैं, तो हमारे वर्ब वर्ड से ही शुरू होगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ओके। ये सेम टू सेम रहते हैं। वेयर इज जो है वो वेयर इज ही रहेगा पैसिव वॉइस में भी, ओके। हु जो है, हु वाले सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में अगर हु से स्टार्ट हो रहे हैं, हुज डन दिस, तो वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएंगे, बाय हुम हैज दिस बीन डन, ठीक है। बाय हुम से शुरू हो जाएंगे, ये आपने बहुत याद रखना है। सो आई एम गोइंग टू मेक अ येलो मार्क ऑन दिस, प्लीज रिमेंबर दिस। सो एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस में बाय हुम से होगा। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हुम से शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस में हु से शुरू होगा, ओके, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट वी हैव इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो कमांड सजेशन देते हैं, राइट, एडवाइस देते हैं आपको। सो आपने कुछ नहीं करना है, ये बहुत इजी है टू कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। जो रिक्वेस्ट होती है उसको हम कह देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस द वर्ब। एडवाइस, यू आर एडवाइस टू। कमांड हम क्या कहते हैं, लेट भी यूज करते हैं या ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू या लेट सो एंड सो बी डन, ओके। एंड सजेस्ट होता है, सजेशन में यू आर सजेस्टेड टू या शुड बी हम लगा देते हैं इसमें। नेक्स्ट वी चेंज हाउ मॉडल्स आर converted from active to passive. Well, the best part is modals are not changed at all from active to passive. Modal याद है ना, verbs जो permission बोलते हैं, possibility बोलते हैं, उनको modals बोलते हैं। तो जो sequence होती है subject, modal, verb, object, आपका passive form में भी वो ही रहती है, subject, modal, be and verb का third form। सो सब्जेक्ट एंड मॉडल साथ ही आते हैं, क्लियर हो गया। सो बाकी क्या लग जाता है इसमें, बी एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेपोजिशंस डू नॉट चेंज देयर पोजीशन एट ऑल। हमेशा याद रखना, प्रेपोजिशंस जो हैं वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करते पैसिव वॉइस में, जैसे वो एक्टिव वॉइस में जिस पोजीशन में आ रहे होते हैं, इफ दे आर फॉलोइंग द वर्ब दे विल फॉलो द वर्ब इन पैसिव वॉइस एज वेल। Only transitive verbs can be changed to passive voice. Intransitive verbs passive voice में नहीं change करते, उनको as it is हम लिख देते हैं सेंटेंस को। Intransitive verbs कौन से होते हैं, अभी हमने किया था रिविजन, जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे राम इज रीडिंग। अब इसको आप कैसे चेंज करोगे, नहीं ना, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसको चेंज ही नहीं, तो राम इज रीडिंग ही रहता है। वी कैन नॉट चेंज दिस इन पैसिव वॉइस। सो अगर होता है राम इज रीडिंग अ बुक इज बीइंग रेड बाय राम। क्लियर हो गया ना, ठीक है। सो हमेशा ये याद रखना। अब जब हम अपने, अगर आपको आता है पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे सारे रूल्स जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। बाय हटा देते हो, सो वी रिमूव बाय, एंड SVO जो हमने ऐसे कन्वर्ट किया था OVS, दैट इज कन्वर्टेड बैक टू SVO। क्लियर,
हो गया आपको? ओके। एंड बाकी आपके टेंसेस वाले रूल्स भी सारे बी वगैरह सब हटा देते हो, बीइंग निकाल देते हो उसमें से, बीन निकाल देते हो, हैज हैव हैड वाले सब रिवर्स हो जाते हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट वी विल डू rules of direct to indirect speech. Again, they are extremely important. I'm going to put 5 stars here. All right. इनको कैसे चेंज करते हैं? जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो कोटेशन मार्क में होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोटेशन मार्क्स हटा देते हैं, उसकी जगह क्या लग जाता है? दैट लग जाता है। सो वी यूज दैट इंस्टेड ऑफ कोटेशन मार्क्स, ठीक है, इनकी जगह। एंड हमेशा जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो हमेशा फुल स्टॉप में एंड होता है सेंटेंस, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। नाउ लेट्स सी हाउ वी चेंज आवर टेंसेस हियर। जो सिंपल टेंस है वो जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल से आपको हमेशा क्लैरिटी रहेगी। He said I like ice cream. अब यहाँ पे like क्या है? हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये सिंपल पास्ट में हमने करना है he said that he likes ice cream, ठीक है। यहाँ likes क्यों हो गया? बिकॉज he जो है वो एक सिंगल पर्सन है। अगर होता they said we like ice cream, तो यहाँ क्या बन जाता? they said that they like ice cream. ओके, दे लाइक आइसक्रीम। क्लियर हो गया? सो सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में आपने कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं इसमें करना है, आपने सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स हटा देने हैं और उसकी जगह दैट लग जाएगा। एंड प्रोनाउन चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या बन जाता है? जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस बन जाता है। जैसे कि ही सेड आई एम बेकिंग, अभी मैं बेक कर रहा हूं, ठीक है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो क्या बन जाता है? he said that he was baking. All right. So am is am are क्या बन जाते हैं? was were में कन्वर्ट हो जाते हैं। Depending on the number of or the singular or plural of the subject, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई हैव बेक्ड अ केक, ओके, सो क्या बन जाएगा? ही सेड दैट ही हैड बेक्ड अ केक। सो हैव हमेशा जो है वो हैड में कन्वर्ट हो जाता है, ये याद रखना आप। ओके, ही सेड दैट ही हैड बेक्ड द केक, और उसमें कुछ नहीं आपने चेंज किया है, इन्वर्टेड कॉमर्स हटाए हैं आपने, दैट लगा दिया है उसकी जगह, एंड प्रोनाउन ऑफ कोर्स ही है तो ही रहेगा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ये, वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। कैसे? ही सेड आई हैव बीन बेकिंग सिंस चाइल्डहुड। हैव बीन क्या बन जाएगा हमारा? हैड बीन। ओके, कुछ नहीं इसमें चेंज होगा, सो हैव अगेन चेंजेस टू हैड। क्लियर? सो इसमें हैव बीन है तो यहाँ पे हैड बीन। अच्छा बच्चे, यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं हो रहा है, प्लीज बी वेरी माइंडफुल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये नहीं है क्राइटेरिया, ठीक है। सिंपल पास्ट क्या बन जाता है हमारा? पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट। जैसे सिंपल पास्ट था, ही सेड आई बेक्ड बिस्किट्स, ठीक है, he said that he had baked biscuits. So ये याद रखना है आपने, simple thing, कि अगर आपका verb simple past that means ed form में है तो यहाँ पे had आ जाएगा बीच में, ठीक है। past perfect जो है वो past perfect ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं करनी। had जो है वो had ही रहेगा। जैसे कि he said I had washed the baking tin, he said that he had washed the baking tin। कुछ नहीं करना इसमें, आपने इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के दैट लगाना है। ओके, देन पास्ट कंटिन्यूस क्या बन जाते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस क्या है? आई वॉज, अगर आपका वॉज वर है, लर्निंग बेकिंग अर्लियर, he said that he had been learning baking earlier, had been लग जाएगा। ओके,
सो वॉज वर क्या कन्वर्ट हो जाते हैं? ओके, फ्यूचर, फ्यूचर इज वेरी इजी। विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है हमेशा, विल वुड, एंड विल बी वुड बी, एंड विल हैव वुड हैव। ओके, सो इनडायरेक्ट में आपने याद रखना फ्यूचर में विल जो है वो चेंज हो जाता है, विल हैव वुड हैव, विल बी वुड बी, एंड विल वुड। ओके, क्लियर? सो ये हमने अपना रिवाइज कर लिया। नाउ अब हम देखते हैं जो सेंटेंस, जो वर्ड्स टाइम एंड प्लेस के रेफरेंस में है वो कैसे चेंज होते हैं। नाउन चेंजेस टू देन, दिस दैट, दीज दोज, ये वाला आप स्किप कर सकते हो, हेयर देयर, ये वाला भी स्किप कर सकते हो, डज, सो, कम गो, टुडे, दैट डे, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, okay, yesterday, last night, the previous night, ago, before। सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये याद रखना। अपना टेबल क्या बन जाता है? नाउ देन, दिस दोस, दिस दैट, दीज दोस, एंड does, so, come, go, ago, before, last night, previous night, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, okay, today, that day। अब हम देखते हैं मॉडल्स कैसे चेंज होते हैं। मॉडल्स हमें पता है ये हैं, कैन, कैन बिकम्स कुड, मे, माइट, माइट रिमेन्स माइट। ओके, याद रखना, माइट रिमेन्स माइट, मे changes to this, can, could, may, might, must, had to, have to, had to, have तो हमेशा had में ही होगा, will, would, should remains same, and ought to also remains same। okay, so ये मॉडल्स आपने याद रखने हैं। प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं? आई, डिपेंडिंग ऑन जो आपको प्रोनाउन दिए गए हैं, आपके रिपोर्टेड स्पीच से पहले, रिपोर्टेड वर्ब के पहले, या रिपोर्टेड वर्ब के साथ जो प्रोनाउंस हैं उसके डिपेंडेंट हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। अगर वहां ही है तो यहाँ पे भी ही बन जाता है। सो आई, ही, शी में कन्वर्ट हो सकता है, मी, हिम, हर में, वी, दे, अस, देम, माई, हिज और हर, माइन, हिज और हर्स, आर, देयर, आर्स, देयर्स, यू अगर सिंगुलर है तो ही, शी, आई, अगेन डिपेंडिंग ऑन, ये बेटा सारा रिपोर्टेड वर्ब के ऊपर डिपेंडेंट है। रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है? जो कि रिपोर्टेड स्पीच का हो। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, सो इसमें रिपोर्टेड वर्ब क्या है यहां पे? सेड। ठीक है, तो ही है यहां पे, आई एम गोइंग, I am going। so क्या बन जाएगा? when we open this sentence, he said that he was going, यहां I की जगह क्या आ जाएगा? he was going। ऑल राइट, क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ही है। सो दैट डिपेंडिंग आपने ये चेंज करने हैं। ये आपने प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा, ऐसे बाय हार्ट आपको कुछ नहीं समझ आने वाला। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने याद रखना है, अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहे हैं तो हम उसको इफ और या वेदर लगा सकते हैं उसमें। ठीक है, अगर हमने हमारे वर्ब वाले क्वेश्चंस हैं तब हम उनको किससे पूछते हैं? आस्क्ड, डिमांडेड, क्वेरीड, ये सब पूछ, इंक्वायर्ड, क्वेश्चनड, ये सारे हम रिपोर्टेड वर्ब की जगह यूज कर सकते हैं, एंड करने भी हैं हमने।
and question mark is not to be used here. हमारा जो question mark है वो नहीं यूज होता. And another thing, यहाँ पे that नहीं आता है. That is also not used in this particular change. Clear? Interrogative sentences में if या whether use करते हैं. अगर verb वाले questions हैं then we use inquired, of, asked, questioned या reported verb ये बन जाता है हमारा. That is not to be used when we are using if or whether. Exclamatory sentences कौन से होते हैं? Exclamatory sentences में जिनमें emotions होती हैं उनको हम exclamatory sentences बोलते हैं. उसमें हम कुछ नहीं करते हैं. When we change into indirect, we looking at the emotion, we say exclaimed with joy instead of reported verb. Said की जगह हम exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed in surprise, exclaimed with happiness, ये exclaimed with you could say smile. ठीक है, ये सब हम उसमें डाल देते हैं. This is how we convert. If you have to convert from indirect speech to direct speech, all these rules are reversed. That means आप that हटा के quotation marks लगा देते हो. And जो भी अभी हमने करा उसका सारा कुछ reverse हो जाता है. Again, I would say that please do practice exercises, do lot of practice exercises for these important concepts. इसमें सबसे ज्यादा आपने stress देना है active, passive and direct, indirect speech पे. Out of the entire chapter, these two topics are extremely important, and after that do your sentences. Vocabulary revision. Now this chapter has lot of children under duress. सारे बच्चे जो हैं वो बहुत घबराते हैं इस चैप्टर से, बिकॉज इसमें कुछ भी आ सकता है कहीं से भी. And when they are revising, they get so confused. मैम कौन सी लिस्ट करें, क्या क्या करें, इसमें इतना कुछ है याद करने को. So they get bogged down. Do not get bogged down. Just understand the concept and then learn a few things and then go for it. During revision मैं रिवाइज आपको सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगी, लेकिन एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस पे आपने ज्यादा जोर देना है while revising from this particular chapter. Okay, so let's start our revision. So vocabulary basically is to improve your vocabulary, words, and add lot of expressions to your language जब आप लिख रहे हो या बोल रहे हो. Mostly while writing, because these chapters are preparing you for the writing section of your syllabus, जिसमें आपने articles लिखनी है, reports लिखनी है, बहुत कुछ लिखना होता है, right? Emails लिखनी है. So if you have good vocabulary, strong vocabulary, you can easily express yourself better. So तभी हम ये वाला chapter revise करेंगे thoroughly. So हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स हैं जो वोकैबुलरी के अंदर आते हैं. कुछ आपने सिर्फ समझने हैं, उनको लर्न करने की जरूरत नहीं है. जैसे कि हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हाट आर कॉनोटेशंस. नाउ जो कॉनोटेशन होता है बच्चे, वो वर्ड में क्या वो वर्ड जो है आपको पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है कि नेगेटिव फीलिंग दे रहा है, वो इनहैंस करने के लिए हम बोलते हैं वर्ड की कॉनोटेशन क्या है. क्यों? When you start writing, then you should avoid using negative connotation words. You should stick to either neutral or positive connotation words. Connotation means feelings or emotions attached to a word. Now, example, हमारे पास दो examples यहाँ पे लिए हुए हैं. Guest है एक word और intruder है दूसरा word. ठीक है, जब तो हम बोलते हैं यू आर माई गेस्ट, यू आर अ गुड गेस्ट और यू आर वेलकम इन माई हाउस एज अ गेस्ट, तो क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव वर्ड हुआ ना. कोई गेस्ट आपके घर आया है क्योंकि आपने उसको बुलाया है. दैट पर्सन इज वेलकम, सो इट इज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन वर्ड गेस्ट. वेयर एज इंट्रूडर इज अ नेगेटिव, वो भी आपके घर ही आ रहा है but that person is not welcome. So you are behaving like an intruder in my house. So दिस इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन वर्ड. आप इंट्रूडर नहीं यूज करोगे. किसी को अगर आपने खुद बुलाया है तो वो आपका गेस्ट है तो आप उसको इंट्रूडर नहीं बोलोगे ना. सो इंट्रूडर इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन वर्ड. मॉइस्ट एंड सॉगी.
सो जब मैं बोलूं कि ओके दिस केक इज रियली नाइस एंड मॉइस्ट, दैट मीन्स अच्छी वे में, राइट, कि बहुत सॉफ्ट सा नाइस मॉइस्ट सा केक बना है. माई केक हैज टर्न्ड सॉगी, दैट मीन्स बहुत ही गिच गिचा हो गया है, उसमें बहुत सारा मॉइस्चर आ गया है, खराब वे में. सो moist is a positive connotation word and soggy is a negative connotation word. हालांकि मतलब इनका सेम ही है, moist soggy का मतलब सेम ही है कि दोनों में मॉइस्चर है, ठीक है, थोड़े से गीले हैं, बट कॉनोटेशन जो है, फीलिंग जो इवोक करती है, इमोशंस अटैच्ड हैं, डिफरेंट है. सो वी अवॉइड, प्लीज रिमेंबर, इसको कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है, इसमें रटने की कोई चीज नहीं है. यू डू नॉट हैव टू रोट लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक connotation. All you need to do is understand and avoid using negative connotation words wherever required. उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है synonyms. Synonyms are words which can be replaced without changing the meaning or the context of the entire sentence. That means किसी भी sentence में एक word का अगर हमने meaning pick करना है, उसको replace करेंगे हम, तो पूरे sentence का मतलब नहीं change होना चाहिए, उस word को हम synonym बोलते हैं. It could be the literal meaning भी हो सकता है और it could be related to that word, पर वो सेंटेंस का जो है इमोशन जो है, रियल मीनिंग जो है वो नहीं चेंज करे, उसको हम वर्ड को बोलते हैं सिनोनिम. मोस्टली वी टेक इट एज वर्ड मीनिंग. ओके, एग्जाम्पल कैसे? स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को हम क्या और बोल सकते हैं? एग्जाम्पल, राइट. सो स्पेसिमेन सिग्नेचर हम बोलते हैं, स्पेसिमेन दैट मीन्स सिग्नेटरी जो है वो एग्जाम्पल दिया गया है आपको, ठीक है. सोलेस, सोलेस का क्या हो सकता है? पीस, काम, ट्रैंक्विल. सो ये आपका जो है वो सिनोनिम्स हैं, उसके लिए रिप्लेस कर सकते हो आप इस पर्टिकुलर वर्ड को. I am looking for solace in my life. That means I'm looking for peace in my life. तो इसमें सोलेस को हटा के अगर मैंने पीस डाल दिया तो मीनिंग ऑफ द इंटायर सेंटेंस नहीं चेंज हुआ है, ना ही उसकी कॉनोटेशन चेंज हुई है. समझ रहे? प्यूट्रिड, प्यूट्रिड का क्या मतलब होता है? जो बिटर टाइप हो, रैंसिड हो, खट्टा सा हो, एसिडिक हो. प्यूट्रिड जो रॉट कर रहा हो, कोई चीज खराब हो रही है, उसको हम बोलते हैं प्यूट्रिड, ठीक है. रैंसिड, डिके, रॉटन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं. एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब होता है कोई किसी चीज को गिव अप कर दे, सो रिलिंक्विश कर दे या रिजाइन कर दे कहीं से, उसको हम बोलते हैं एब्डिकेट. कैलस, कैलस का मतलब होता है कोई इनसेंसिटिव है, कोल्ड सा पर्सन है, उसको हम बोलते हैं कैलस. हार्ड हार्टेड पर्सन इज अ कैलस पर्सन, जो बाकियों की परवाह नहीं करता है, बाकियों के फीलिंग्स की. ओके, सो दैट पर्सन इज अ कैलस पर्सन. Now there are so many words which you might know the meaning of or you might not know the meaning of. So many children get so stressed when they are doing synonyms and antonyms. I have got so many messages जब वो बच्चे ये याद करने बैठते हैं synonyms. इसमें कुछ चीजें आपने ध्यान में रखनी है बेटा, आपको सारे वर्ड्स नहीं आ सकते. आई एग्री, पॉसिबली यू कैन नॉट नो एवरीथिंग, देयरफॉर यू नीड टू रियली एक्सपैंड योर वोकैबुलरी. ओके, एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू प्लीज मेक दैट नोटबुक. एनीवे, so I'm going to give you a few hints which will come in handy for you while you are learning synonyms. Number one thing is try to understand. अगर आपको किसी ये पैसेज में आ रहा है, ठीक है, पैसेज में भी, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में भी पूछ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है, ढूंढो. सो आप अगर आपको नहीं पता उस मतलब उस वर्ड का, सो सी द एंटायर कॉन्टेक्स्ट, क्या उस लाइन में क्या मतलब बैठ रहा है उसका, एंड मोर और लेस उससे रिलेटेड को आप ऑप्शन को चूज करो, ठीक है. सो सी द एंटायर कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम विच दैट वर्ड इज बीइंग पिक्ड अप. एक तो ये हो सकता है. दूसरा हो सकता है अगर आपको क्लियर नहीं है, आपको एक वर्ड दिया गया और उसकी 4 ऑप्शंस दी गई हैं और आपको पता ही नहीं है उस वर्ड का मतलब, देन व्हाट डू यू डू? फॉर एग्जांपल glutton, वर्ड हो गया glutton. We will use elimination method here. What is elimination method? Let's take a look. So for example, I have taken this word glutton.
ठीक है, अब आपको नहीं पता इसका क्या मतलब है, एंड वी हैव 4 ऑप्शंस, सो लेट मी राइट ह्यूज, एंड नंबर 2 ऑप्शन हो गई कॉन्क्रीट, and number 3 is greedy, and number 4 is focused. Okay, अब आप you have no idea what it means, glutton. So huge, you know that huge means humongous. You can say, okay, glutton, no, I don't think so, it's huge. Concrete, concrete doesn't mean glutton. Concrete means something which is solid, right? So ये भी नहीं हो सकता. Greedy could be. Let's remain focused. Focused नहीं होता है glutton. Focused का क्या मतलब होगा? One person who is highly motivated or is absolutely concentrated on certain something, right? So concentration is more likely. So ये भी नहीं हो सकता. बचा क्या मेरे पास? Greedy. So greedy का मतलब हुआ glutton and glutton का मतलब हुआ greedy. So we use elimination method. Okay? अगर ये भी नहीं आपको मेथड ठीक लगता, मतलब आपको नहीं आता, so then simple method is learn as many words as you can and start right now. Make your lists of synonyms, जहां से भी आपको words मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं, कुछ some I have given you a huge list, some you can pick up from other places and keep adding to that list, and every night before you sleep just go over that list, word and meaning. Okay, learn those words. It will really come in handy. अगर आपको ये direct list में से नहीं कुछ आएगा, but at least they'll come in handy while you start writing or when you are attempting writing portion. Okay, now last way is that try to replace that word. जैसे मैंने ये इसमें किया था, you can make a sentence and try to replace that word with that sentence without changing the meaning of the entire sentence. जिस word से उस sentence का meaning नहीं change हो रहा है, that means वो उसका real synonym है. For example, जैसे ये था glutton word, ठीक है, अगर आपको सेंटेंस दिया गया है या मैं अपने मन में सेंटेंस बनाती हूँ, दैट बॉय इज एपिटोम ऑफ ग्लैटनी, ठीक है, अब मैं इसमें डाल के देखती हूँ, ग्लैटनी का मुझे मतलब ही नहीं पता है, सो मैं कहती हूँ दैट बॉय इज एपिटोम ऑफ ह्यूजनेस. नो, डजंट मेक सेंस. दैट बॉय इज एपिटोम ऑफ concreteness. No, doesn't make sense. That boy is epitome of greediness. Yes, makes bit of sense. That boy is epitome of focused. Does make sense, but not that much sense. So, क्या मेरे को लग रहा है इसमें? This is my right option. Greediness. Okay, epitome. That boy is epitome of greediness. Without changing the meaning, this is coming. So आप कुछ ऐसे use कर सकते हो. However, the best method I have found so far, I've learned a lot of less beta of vocabulary, is learning them, going through the words time and again and reading a lot. Reading a lot really does help. Okay, improving your synonyms. उसके बाद है हमारे antonyms. Antonyms means words which are opposite in meaning of the given words, right? So इसका भी वही होता है, या तो ये graded होते हैं या they are paired, but however you need to know they are opposites of the given word. For example, destitute word दिया गया है आपको. Destitute का क्या मतलब होता है कि जो कि बहुत poor हो, ठीक है, जिसके पास बहुत कम पैसे हो. So उसका opposite क्या होगा? Affluent, rich. So this is the antonym of destitute. Cordial, cordial मतलब होता है the person who is very polite. राइट, सो उसका क्या ऑपोजिट होगा? पर्सन हु इज रूड. अलर्ट, जो बहुत ज्यादा अलर्ट हो, फुल एनर्जेटिक हो, एंड ऑपोजिट क्या होगा? लेजी और इनर्ट. एंटिटी, एंटिटी का मतलब हुआ द वन विच हैज लॉट ऑफ प्रेजेंस, ठीक है, कुछ प्रेजेंस है उसकी, एंटिटी है. एंड नॉन एंटिटी विच हैज नो एग्जिस्टेंस, राइट, सो नॉन एंटिटी हो गया उसका. इंटरप्रेट, which can be decoded, which can be understood, and misinterpret, which is misunderstood, right? So most of the antonyms
easiest way is that they have a prefix attached to them. Prefix क्या होता है? जो word के आगे लग जाता है. Most antonyms are made like this: miss, in, unknown. However, you should know the meaning of the word to know the opposite of the word. ये हमेशा याद रखना. Lot of children do not give too much of importance to the meaning. जब वो antonym की list कर रहे होते हैं, वो word का meaning नहीं समझते. You need to understand the meaning of the word, then opposite तो बहुत easy है उसका pick करना. Okay? Now next are root words. So yes beta, please do stress on antonyms and synonyms from this particular chapter. आगे आता है हमारा root words. रूट वर्ड्स मीन्स एक बेसिक वर्ड के साथ अफिक्स लग जाना, अफिक्सेस लग जाना और उसका नए कोई वर्ड्स बन जाना डिफरेंट मीनिंग के, उनको हम बोलते हैं रूट वर्ड्स, जो बेसिक वर्ड्स होते हैं. Why we need to learn about or understand root words is they help you in knowing about antonyms and synonyms. उनको मीनिंग डिसाइफर करने में इजी हो जाता है. इसको आपने रटना नहीं है, जस्ट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड बस. Okay? You do not have to spend too much time on this, learning this. Please remember this. So astro word क्या होता है? Star, for example. तो astronaut and astronomy, अगर आपको ये for example आपको नहीं पता what is astronomy, so आपको पता है astro का मतलब होता है star and onomy का मतलब हमेशा होता है study of, so study of stars is astronomy. That's how we decipher the meaning of the words, right? Bene means good, so beneficial, benefactor, that means सब कोई चीज जो good होगी, advantageous होगी, right? Eject means to throw, निकाल देना, eject, project, reject, so eject भी हो गया. So these words are, that means which are related to throwing. Rupt means to break, ठीक है? So bankrupt, disrupt, all these are rupture. So this means to break. Meter means to measure. So thermometer, perimeter. So these are your, this is how we know the basic words के साथ new words हम बना भी सकते हैं, and this is how we can make out the meaning. So do not spend too much time on root words. I'm saying again, not too much time on root words, more time on synonyms, antonyms. नेक्स्ट है हमारे प्रीफिक्स एंड सफिक्स. दैट मीन्स प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं एक वर्ड के, एंड सफिक्स जो बाद में लगते हैं. सो वी मेक न्यू वर्ड्स. सो फॉर एग्जांपल, प्री इज अ प्रीफिक्स, प्रीमेच्योर बन गया एक वर्ड. कंडेमनेबल, एबल इज अ सफिक्स. डिसइनहेरिट, ऑप्टिमाइजिंग एंड बायोडाइवर्सिटी. सो प्रीफिक्स एंड सफिक्स you are very clear with, I'm sure, because you have been doing this in from your childhood, right? Now let's do phrasal verbs. What are phrasal verbs? This is again an important topic. So I'll just put a star against important topics from this chapter. While revising, you must do these topics. So your synonyms and your antonyms and your phrasal verbs. Now phrasal verbs are main verb, right? So आपका main verb क्या? जो main important verb है उसके साथ या तो adverb लग जाता है या preposition लग जाते हैं, या फिर सारे जो हैं वो दोनों लग के एक new कोई meaning वाला बन जाता है phrase, उसको हम बोलते हैं phrasal verb. So let's take a look at few phrasal verbs. Hold off. होल्ड क्या है? आपका वर्ब है ना, ऑफ आपका प्रेपोजिशन है. सो होल्ड ऑफ मतलब किसी चीज को रोक के रखने को हम बोलते हैं होल्ड ऑफ, राइट? कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड मीन्स किसी चीज को प्रोसेस में आगे लेके जाना, टू मूव फॉरवर्ड, अहेड. डाई डाउन, विच विल स्लोली डिक्रीज. फॉन ओवर, फॉन का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा प्रेज देना, उसके ऊपर निछावर हो जाना, व्हाट वी से. So fawn over means to give exceptionally over the top praise to something. Kick in, that means start something. Let's kick in. Starts the effect, to take effect. Okay, the medicine kicks in after half an hour of consumption or taking, right? So
Our phrasal verbs are important. Do go over the phrasal verbs जितने आप देख सकते हो. These are not limited to only book on what are given in your books, on in your notes and in your modules. They can come from anywhere, but you should be aware of them. जितने आप ढूंढ सकते हो, well and good. Okay, and keep making that notebook. Keep noting these down in your notebook and revising them every single day or maybe twice a week. Please do it. Next है आपके idioms. What are idioms? Idioms are sayings जो कि हम यूज करते हैं, बट उनके वर्ड्स को अगर अलग अलग लोग, उनका मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है. उनको साथ भी जोड़ लो, उनका मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है, लिटरल मीनिंग, बट दे इन्फरेंशियल मीनिंग उनका इज टोटली डिफरेंट. एंड जो लॉन्ग हमारे इडियम्स होते हैं, बहुत लाइनों वाले, उनको हम बोलते हैं प्रोवर्ब्स. ओके, हाउएवर वी विल जस्ट स्टिक टू द इडियम्स. This is also important. Let me put a red star here. Okay, so idioms may, for example, miss the boat. Miss the boat, you can make out what the meaning means. Miss the boat, कश्ती छूट जाना या गाड़ी छूट जाना जिसको हम बोलते हैं. So that means missed opportunity. You missed a chance. A hard nut to crack. A very difficult situation, है ना. वॉलनट को अगर आप तोड़ने की कोशिश करो, टूटता नहीं है. So that means it's a difficult situation. So a difficult problem. Drive a hard bargain. That means that you are not easy. You just give a good competition to an argument or a deal or a favorable deal, right? Make no bones. Make no bones means you do not hide something. It's quite evident. I make no bones that I don't like Mr. Saxena's work, right? So make no bones means it is quite open. Run around in circles. Run around in circles means that you show that you are doing a lot of work by not being productive. So stop running around in circles and get to work. Get to business भी हम बोलते हैं. So these are your idioms. Idioms भी कहीं से आ सकते हैं. You should know maximum of them. And it's very easy. वैसे idioms को अगर आप ध्यान से सोचोगे और पढ़ोगे, you can easily make out इनका क्या real meaning होगा. So if you see a hard nut to crack, if you literally take it a hard nut to crack, that means it must be a difficult thing, right? So अगर आपका option में दिया गया है difficult problems, you know कि यही होगा इसका आंसर. Okay, so summing it up बेटा, from vocabulary chapter, the important concepts are your synonyms, antonyms, your phrasal verbs and your idioms. Do them thoroughly, do as many as possible, and starting right now, every day just go over this list कि end में आपको stress ना हो, tension ना हो कि ओहो अब मैं कैसे करूं. और जितना आप इनको practice करोगे अपनी daily vocabulary में लिखने में, उतने ही आप इससे better हो जाओगे. So okay, so while revising, concentrate on these 4 topics.